मैंने, मेरा प्यारा बच्चा, आप लोगों को जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है इसमें से सबसे पहला जो चीज आप लोग देख रहे हो वो जनरल करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आता है हमारे सामने इस चैप्टर में। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के इस चैप्टर में जब मैं जनरल करेक्टरिस्टिक की बात करता हूं तो क्लास 9th में आप लोग काफी बेसिक चीजें सीखते हो। ये एक सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज है। सॉलिड जो कि मैटर की एक स्टेट होती है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो सॉलिड होता है इनका जो मास होता है, इनका जो वैल्यूम होता है, इनका जो शेप होता है, वो सब कुछ फिक्स होता है। आप जानते भी हो। दूसरा, ये दो वर्ड जो होते हैं, मैं अभी बताया भी था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों को ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। क्या ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है कि जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे कम होता है। और जो मॉलिक्यूल के बीच में या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि भाई सॉलिड है, वो हार्ड और रिजिड होने का रीजन भी यही होता था। अब जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इस पे ध्यान दीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी पे ना आके पहले कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब होता है कि किस पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सॉलिड या तो एटम से मिलकर बना होगा, या तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या तो वो आयन से मिलकर बना होगा, या तो मैं बोला मतलब और। जैसे मैं बात करूं टेबल सॉल्ट की, तो टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं NaCl, नमक, तो ये जनरली आयन से मिलकर बना होता है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। यहीं पे मैं बात करूं आइस के बारे में, तो आइस जो होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, उससे आइस बनता है। यहीं पे मैं बात करूं, माना आयरन की एक रॉड में ले लूं, तो आयरन की एक रॉड के अंदर आयरन के एटम प्रेजेंट हैं, मेटल के एटम प्रेजेंट हैं। मतलब कोई भी सॉलिड या तो बना होगा एटम से, या तो बना होगा मॉलिक्यूल से, या तो बना होगा आयन से। तो मैं जब सॉलिड के बारे में बात करूंगा कि भाई एक शब्द बोलना चालू कर दूंगा, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, मतलब तुम समझ जाना कि सर ये बोलना चाह रहे हैं कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब कि ये बना किससे है, किससे मिलके बना है सर, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। मुद्दे की बात ये है। चलिए, अब यहां तक की जब बातें समझ में आ गया, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब जिससे मिलके वो सॉलिड बना है। आपको पता होना चाहिए कि भले ये सॉलिड है लेकिन इनमें भी पार्टिकल जो होते हैं वो हल्का फुल्का मोशन करते रहते हैं, मतलब वो ऑसिलेट करते रहते हैं। आप यहां पर डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, इसमें पार्टिकल थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सॉलिड है तो वो अपडेट नहीं करेगा। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो रिजिड होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको वो क्या, वो हार्ड और रिजिड नेचर के होते हैं। कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। अगर यहां पर काफी सारा स्पेस होता तो ये पार्टिकल उठ के यहां चला आता, लेकिन बगल में दूसरा आइटम प्रेजेंट है। पार्टिकल के बीच में स्पेस अगर बहुत ज्यादा होता है तब हम उस सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो जनरली लिक्विड और गैस से क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, हाई होती है। यहां पर ये वो प्रॉपर्टी दी गई है जो तुम 9th क्लास में पढ़ते हो। ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना कि आपसे 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लिख के दिखाओ सॉलिड की। आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सॉलिड चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं किसके बारे में, मैं यहां पर बात करूं सॉलिड स्टेट के बारे में, तो जितने भी एलिमेंट तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट के आसपास होते हैं, कुछ डिस्कवर नहीं भी हुए हैं। 118 एलिमेंट की प्लेस होती है। उन 118 एलिमेंट में से 100 से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। केवल और केवल इसमें 2 होते हैं जो लिक्विड में होते हैं और 11 होते हैं जो गैस में होते हैं। बाकी जितने हैं सबके सब सॉलिड में होते हैं। तो तुम खुद ही सोचो, पूरी पीरियोडिक टेबल के मतलब नॉन एलिमेंट के अधिकतर एलिमेंट नेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की जरूर महसूस होती है कि हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। इसी वजह से हम सॉलिड स्टेट को यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कुछ छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन अगर कभी आ सकते होंगे तो इस तरीके से आ जाते हैं। जैसे कि बताओ सॉलिड जो होते हैं भाई ये रिजिड क्यों होते हैं? तो ड्यू टू, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है, इसकी वजह से इसके अंदर ये जो रिजिडनेस आती है। सॉलिड जो है वो डेफिनेट वैल्यूम क्यों रखते हैं?
उसका रीजन भी यही है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो मतलब पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जब पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो वैल्यूम नहीं चेंज कर पाएगा, दैट्स वाई वो डेफिनेट वैल्यूम भी रखते हैं। एक बात और आई कि लिक्विड और गैस जो होते हैं इनको मैं फ्लूइड की कैटेगरी में लाता हूं। ये फ्लूइड की कैटेगरी किस वजह से आती है, फ्लो करने के कारण। ये जो लिक्विड और गैस होते हैं इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम फ्लूइड्स कह सकते हैं, और वो फ्लूइड्स इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली पूछ ले कि सॉलिड इनकंप्रेसिबल क्यों होते हैं, सॉलिड को कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मल सॉलिड देखो तो जनरली कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो मेरा प्यारा बच्चा बहुत ही कम होता है। अब तुम खुद सोचो, गैस के पार्टिकल जैसे हैं, अब इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, ये पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। अब मैं इस वाले को कंप्रेस करूं, ये जो किनारे की तरफ है, इसे अगर मैं कंप्रेस करूं तो बीच में अगर स्पेस होगा तब तो ये उठ के यहां से यहां चला आएगा भाई। अब ये हो सकता है कि ये उठे और ये यहां पर चला आए, जब ये यहां पर चला आएगा तो इसका क्या मतलब है कि इतना पोर्शन कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेस पार्टिकल तब होते हैं, या सब्सटेंस तब कंप्रेस होता है, पार्टिकल नहीं, सब्सटेंस तब कंप्रेस होता है जब पार्टिकल के बीच में स्पेस काफी सारा हो। तो ये नाइन्थ के स्टैंडर्ड पर अगर मैं जाऊं, नाइन्थ के टॉपिक के हिसाब से मैं जाऊं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में अभी भी पूछे जा सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं, जो मेनली 12th का प्योर कंटेंट है वहां से शुरू करता हूं। सॉलिड का सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है प्यारा बच्चा, क्लासिफिकेशन किया गया है। हम सॉलिड को उनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं उनके अरेंजमेंट की बेसिस पे सॉलिड को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। चलिए एक एक करके दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह मतलब है मेरा प्यारा बच्चा कि जब कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो तो हम उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप इतनी ये लंबी चौड़ी डिफिनेशन नहीं याद करना चाहते हो तो सीधी सी भाषा में केवल इतना लिख सकते हो कि ऐसे सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल आर अरेंज्ड, जिसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन रेगुलर पैटर्न। जब वो रेगुलर पैटर्न पर अरेंज हो तब हम उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब जिससे मिलकर बना हो, और रेगुलर पैटर्न होने का मतलब कि भाई देखो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में वो अरेंज हो क्रिस्टल के अंदर। मतलब अगर तुम क्रिस्टल के अंदर देखो तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे अरेंज है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब अगर तुम देखो रो और कॉलम में तो देखो एक सिमेट्री जैसी दिख रही है, आप रो में देखो या कॉलम में देखो तो एक सिमेट्रिकल वे दिख रहा है। तो ये इस तरीके के जो सॉलिड होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। यहीं पे प्यारा बेटा अगर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल इररेगुलर पैटर्न पे अरेंज होने लग जाते तो उसे हम क्या नाम देते, उसे हम नाम देते एमॉर्फस सॉलिड। हम यहां पर सॉलिड को उनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल की अरेंजमेंट की बेसिस पे, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल अरेंज कैसे हैं उस बेसिस पे हम सॉलिड को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं एमॉर्फस और एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन। अगर कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हैं तो उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे। जैसे बहुत सारे तुम क्रिस्टल देखते भी हो डेली लाइफ में, देखिए ये कुछ क्रिस्टलाइन पैटर्न दिख रहा है, यहां पर देखिए कुछ क्रिस्टल की फॉर्म में कुछ आपको ऐसे दिख जाते हैं क्रिस्टल। घर में देखो जैसे NaCl है, अब तो पाउडर फॉर्म में आता है, नहीं पुराने टाइम में वो क्रिस्टल की फॉर्म में लोग घर पे लेके आते थे। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, आयरन, बहुत सारे। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का मतलब ही है नो फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है नो फॉर्म। मतलब एक सीधी सी भाषा में ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल नॉट अरेंज इन रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर पैटर्न। मतलब एक हम सीधी सी भाषा में बोलेंगे कि जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनिट पैटर्न, वो नहीं अरेंज हो डेफिनिट पैटर्न पे या फिर रेगुलर पैटर्न पे। वो रेगुलर पैटर्न पे अगर नहीं अरेंज है तो उसको एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। मतलब वो इररेगुलरली इनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, मैं बता चुका हूं कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का क्या मतलब होता है।
व्हाट इज मीन बाय कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल, कि किससे मिलके वो सॉलिड बना है। अगर वो इर्रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो तब हम उस सॉलिड को क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। कुछ कुछ एग्जांपल यहीं से समझते चलो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, माना रबर, रबर उसके एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। माना हमने कह दिया कि प्लास्टिक, प्लास्टिक उसके एग्जांपल में आ जाता है। जैसे हमने कह दिया वैक्स, वैक्स उसके एग्जांपल में आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया ग्लास, ग्लास उसके एग्जांपल में आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया कैंडी, उसके एग्जांपल में आ जाएगा। रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ग्लास, कैंडी, बहुत सारे एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। बहुत कोई कठिन तुमने चीज नहीं पढ़ लिया है, तुमने सीधा सीधा ये पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप होते हैं। जब रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल तो क्रिस्टलाइन, और इररेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल तो एमॉर्फस। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब जिससे मिलकर वो सॉलिड बना हो। यहां पर ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक करके इसके डिफरेंस को समझाने की कोशिश करता हूं, जो मेन मेन पॉइंट है देखते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, नेचर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या? नेचर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का अरेंजमेंट। तो सीधी सी चीज है कि इसमें जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं आर अरेंज्ड, इनमें जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। इनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न पर अरेंज होते हैं। और इसमें कैसे अरेंज होते हैं, इररेगुलर पैटर्न पे। मुझे नहीं लगता है यार अब तुमको ये बताने की कोई खास जरूरत है, आइडिया लग गया होगा कि रेगुलर पैटर्न इरेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है। जिनसे मिलके सॉलिड बना है वो अगर एक यूनिफॉर्म और रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो इररेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो एमॉर्फस सॉलिड। चलो दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। देखो दूसरा डिफरेंस, शेप। वही सेम चीज है कि जब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है तो इनका जो शेप होगा वो भी रेगुलर होगा। रेगुलर शेप का मतलब है कि स्मूथनेस जैसी दिखेगी, और इसमें जो शेप निकलेगा इसका वो इररेगुलर शेप हम बोलेंगे। इसका शेप जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, इररेगुलर शेप बोलेंगे। नेचर, चलिए नेचर पे हम आते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा होता है। इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉलिड, इन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग कहते हैं सूडो सॉलिड। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इस पे टिक कर लो। एक नंबर में पूछा जाता है कि भैया बताओ सूडो सॉलिड क्या होते हैं, या फिर हम इसी को एक नाम और दे देते हैं, इन्हें हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड, ये दिखाते हैं। चलो इस एक नंबर वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, इन्हें सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, हम इस पे आते हैं। देखो ध्यान दो, यहां पर देखो एक हेडिंग हमने समझा रखी है सुपर कूल लिक्विड के बारे में। एक्चुअली तुम मुझे एक बात बताओ, क्या सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं? कोई भी एक लोग बताओ, प्रियांशु, सृष्टि, कोई एक लोग बताओ, क्या नो सॉलिड सर। फ्लो करते हैं? नहीं फ्लो करते। नो सर। अब अगर कोई सॉलिड फ्लो करने लग जाए तब तो हम कहेंगे कि भाई वो झूठा है, और झूठे के लिए ही हम एक वर्ड हम लाते हैं, क्या, सूडो। सूडो का मतलब होता है फाल्स, जो झूठा हो उसको बोलते हैं सूडो। तो जब भी एक नंबर में डिफिनेशन आए कि क्या होते हैं सुपर कूल लिक्विड, तो डिफाइन कैसे करोगे? आप एग्जांपल देके डिफाइन करोगे। आप कहोगे कि सम एमॉर्फस सॉलिड, सम एमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास, लाइक ग्लास आफ्टर कंटिन्यूअस हीटिंग। जब वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, काफी देर तक कंटिन्यूअस हीट होते हैं, आफ्टर कंटिन्यूअस हीटिंग, देन दे स्टार्ट स्लाइटली फ्लो। फिर वो क्या करते हैं कि वो हल्का हल्का फ्लो करना शुरू कर देते हैं। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है भैया, किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड को नहीं फ्लो करना चाहिए, और ग्लास सॉलिड ही होता है, दैट्स वाई। और वो एमॉर्फस सॉलिड था, दैट्स वाई हम लोग क्या देखते हैं कि दैट्स वाई amorphous solid are, amorphous solid are considered as a pseudo solid। इसी वजह से इनको हम सूडो सॉलिड की तरफ पे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सूडो सॉलिड फ्लो करने लगेगा हीट करने पे, लेकिन कुछ लोग उस कैटेगरी के निकल गए तो उसी वजह से उनका नाम भी पड़ गया सूडो सॉलिड। जैसे तुम एग्जांपल देखो, तुम देख रहे हो कि इस विंडो पे तुम अगर ये ग्लास को देखो,
ये ग्लास जो है वो काफी ज्यादा जब हीट हुआ तो ये हल्का हल्का देखो नीचे की तरफ क्या करने लगा मेरा प्यारा बच्चा, ये धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसी से एक क्वेश्चन भी बनता है, देखिए एक नंबर में अगर ये आएगा सुपर कूल लिक्विड, तो आप इतनी लैंग्वेज लिख दोगे जो यहां पर लिखा है, ऐसे ही लिखोगे कि सम अमॉर्फस सॉलिड, जैसे कि ग्लास वो कंटिन्यूअस हीट करने पे उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लूडिटी की, थोड़ी बहुत उसके अंदर प्रॉपर्टी फ्लूडिटी की आ जाती है जो कि प्रॉपर्टी नहीं है सॉलिड की। इस वजह से ही हम जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड। और इसी का एक नाम सुपर कूल लिक्विड क्यों पड़ा, ये अंदाजा शायद लगा पा रहे हो, क्योंकि ये सॉलिड फ्लो कर रहा है और फ्लो कौन करते हैं, लिक्विड, लेकिन है भी सॉलिड। तो जब सुपर कूलिंग करो तो वो सॉलिड में हो जाता है कन्वर्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो लिक्विड भी जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस वजह से फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखने के कारण ही इसको सुपर कूल लिक्विड नाम दे दिया गया। तो ये सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, जो लिखा है आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखोगे। मैं डिफिनेशन जानबूझ के नहीं यहां पर लिख के रखा हूं पहले से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप याद करो कि कैसे एग्जाम में लिखोगे। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी। एक क्वेश्चन तुम ये देखो, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन भी है और ये सूडो सॉलिड का एग्जाम्पल भी है। जैसे कि अगर तुम ये इस विंडो को देखो, तो विंडो में तुम देखो कि नीचे की तरफ जो ग्लास है वो हल्का हल्का फ्लो कर रहा है, ये ग्लास हल्का हल्का फ्लो कर रहा है। जब ये हल्का हल्का फ्लो करता है, और वो कब फ्लो करेगा, ऐसा नहीं कि रखा है तुरंत फ्लो करने लगेगा, जब कंटिन्यूअस हीटिंग होगी, जब हीटिंग लगातार होती रहती है, काफी समय तक हीट होता रहता है। तो जो बड़ी पुरानी बिल्डिंग होती हैं, आप देखोगे कि पुरानी बिल्डिंग के जो ग्लास होंगे वो धीरे धीरे फ्लो करने लगेंगे। आपसे पूछे कि ओल्ड बिल्डिंग के जो ग्लास होते हैं वो स्लाइटली फ्लो क्यों करते हैं डाउनवर्ड, जब वो नीचे की तरफ थिक क्यों हो जाते हैं और ऊपर की तरफ थिन क्यों होते हैं, तो क्या आंसर दोगे कि ड्यू टू फ्लूडिटी, आफ्टर कंटिन्यूअस हीटिंग के कारण उनके अंदर थोड़ा बहुत फ्लो करने की प्रॉपर्टी आती है, स्लाइटली फ्लो करने की प्रॉपर्टी आती है। इसी में क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई जो ग्लासेस होते हैं ओल्ड, ऐसे ग्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा हूं, ग्लासेस ऑफ ओल्ड बस, जो ओल्ड बसेस के ग्लासेस होते हैं दे प्रोड्यूस शटरिंग साउंड, वो प्रोड्यूस करने लगते हैं क्या, शटरिंग साउंड, खड़खड़ की आवाज प्रोड्यूस करने लगते हैं। आप कोई पूछे कि भैया वो खड़खड़ की आवाज क्यों करने लगते हैं या शटरिंग साउंड क्यों क्रिएट करने लगते हैं, जैसे ये बस है, ओल्ड बस कुछ ऐसी होती है। अब उसका पीछे का भी रीजन वही है। तुम एक ग्लास को देखो, तो जैसे मान के चलो ये क्लिप है, ये ऐसी क्लिप है जिसपे वो ग्लास फंसा हुआ था, ये एक ऐसी क्लिप है जिसपे ग्लास फंसा हुआ था। देखो जिसका माइक ऑन है बंद कर दो बेटा। अब ये ग्लास है, इस पे क्या है कि ये ग्लास ऐसे फंसा था, लेकिन जब कंटिन्यूअस हीटिंग होगी, पहले तो ये ऐसे था, लेकिन जब कंटिन्यूअस हीटिंग होगी तो कंटिन्यूअस हीटिंग के कारण होगा क्या मेरा प्यारा बच्चा, कि ये नीचे की तरफ थिक हो जाएगा, जब फ्लो करेगा तो नीचे की तरफ थिक हो जाएगा हल्का हल्का, ये नीचे की तरफ थिक हो जाएगा और ऊपर की तरफ थिन हो जाएगा। तो जब ऊपर थिन हो जाएगा तो ये ऊपर की क्लिप में लड़ना चालू कर देगा, स्ट्राइक करना चालू कर देगा जब अब बस चलेगी, इसी वजह से शटरिंग साउंड क्रिएट करने लगता है। तो आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखना, मैं जानबूझ के आंसर नहीं लिख रहा हूं। आप यही लिखना कि जो ओल्ड बस के ग्लासेस होते हैं वो कंटिन्यूअस हीटिंग के कारण धीरे धीरे स्लाइटली फ्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से थिक हो जाते हैं और ऊपर की तरफ थोड़े से क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। अभिनवपाल माइक बंद करो बेटा। जी सर। मैंने क्या कहा कि वो ग्लास जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा थिक हो जाते हैं, ऊपर की तरफ थिन हो जाते हैं। जब नीचे थिक हो जाएंगे ऊपर थिन हो जाएगा तो क्लिप में वो फंसने लगेगा और वो खड़खड़ करके आवाज करने लगेगा। तो देखिए मैं पढ़ा आपको डिफरेंस रहा हूं, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन क्वेश्चन को मैं साइड में बताते चल रहा हूं। तो क्यों हम एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड, उसका आंसर आपको मिल गया। तो वही देखिए डिफरेंस यहां पे समझाया गया था कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, और इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं। ऑब्वियस ही चीज है कि सॉलिड है और सॉलिड की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये सॉलिड की प्रॉपर्टी से अलग नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको ट्रू सॉलिड की कैटेगरी में लाया गया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भाई सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, भूलिएगा नहीं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रॉपर्टी में अगर आऊं तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इनको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ जी, एक्चुअली ये देखा गया, मैं आगे यहीं पे समझा दे रहा हूं, देखो यहां समझो। इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसलिए कहते हैं कि देखा गया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर
ये जो रेगुलरिटी थी, मतलब जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल रेगुलर पैटर्न पे अरेंज थे, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल जो रेगुलर पैटर्न पे अरेंज थे, ये रेगुलरिटी पूरे क्रिस्टल में देखी गई। देखा गया कि भैया ये रेगुलरिटी थ्रू आउट द क्रिस्टल है, मतलब जितना बड़ा तुम क्रिस्टल ले लो पूरे क्रिस्टल भर में ये रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे बोलूं, मैं कहूं कि भाई ये बड़ा सा क्रिस्टल है, इसमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कुछ थोड़ा सा रेगुलर पैटर्न पे अरेंज थे, थोड़ा सा, और बाकी हर जगह पर इरेगुलर ही अरेंज है, तो क्या हम इसे क्रिस्टलाइन कहने लगेंगे? क्या क्या ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो जाएगा? नहीं होगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। लेकिन इसमें रेगुलरिटी तुम क्या देख रहे हो कि बहुत थोड़े रीजन में ही हो सकती है, मतलब एमॉर्फस के अंदर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है अगर होगा भी तो बहुत थोड़े रीजन में होगा, लॉन्ग रेंज में नहीं होगा। इसी से रिलेट करके यहां पर एक टर्म नाम दिया गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यह है, कभी पूछेगा नहीं लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब, जिसका मतलब पूछता है मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यह है कि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है रेगुलर पैटर्न पे वो थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में तुम्हें वो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, इसीलिए उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं और उसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। अगला डिफरेंस देखो, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो। देखा गया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है? ओवर आ रेंज होता है। अब इस बात का क्या मतलब ओवर आ रेंज और फिक्स का क्या मतलब है? भाई जैसे मैं ये कहूं, मैं कहूं ये एक सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री या 400 डिग्री सेल्सियस है, और 400 का मतलब फिक्स है। अब तुम इसको कहीं भी लेके जाओ ये 400 पे ही मेल्ट करेगा। लेकिन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में हो, जैसे मैं कहूं कि 400 से 450, तो कोई पक्का नहीं है ना कि कब मेल्ट करे ये। हो सकता है 410 पे भी मेल्ट कर जाए, हो सकता है कभी ये 420 पे मेल्ट कर जाए, हो सकता है कभी 415 पे मेल्ट कर जाए। मतलब अगर हम किसी ऐसे सब्सटेंस की बात करें, NaCl की बात करें, अब NaCl का एक टुकड़ा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट माना हमने कह दिया 300 है, तो दूसरा NaCl का टुकड़ा है उसका भी 300 होगा, तीसरा NaCl का टुकड़ा है उसका भी 300 ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, चौथे का भी 300 ही रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होंगे उनमें जितने भी उस तरीके के पार्टिकल होंगे सबका मेल्टिंग पॉइंट एक ही रहेगा। लेकिन अगर एमॉर्फस सब्सटेंस है, जैसे रबर ले लो, अब रबर के 4-5 पीस ले लो, हो सकता है किसी रबर का मेल्टिंग पॉइंट रेंज में 100 से 150 हो, किसी का माना 110 हो जाए, किसी का 115 हो जाए, किसी का 120 हो जाए, किसी का 125 हो जाए। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, ओवर आ रेंज, और इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। अच्छा एक बात समझो, कोई बताएगा फ्यूजन किसको कहते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन किसको कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन का क्या मतलब है? कोई, मेल्टिंग। हाँ मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं, बिल्कुल सही। अब जब मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? इंथैल्पी का मतलब हुआ एनर्जी, और मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी लगे। अब तुम खुद ही समझो, बताने की जरूरत ही नहीं। जब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो जो एनर्जी लगेगी वो भी फिक्स होगा, मतलब यहां पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। अब जब यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स है तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रहेगा वो भी क्या करेगा मेरा बच्चा? बदलता रहेगा, वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वो नॉट फिक्स। जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में है तो कितनी एनर्जी लगेगी मेल्ट करने के लिए ये भी फिक्स नहीं है। चलिए जी अगला देखो, यहां पर एक प्रॉपर्टी और आई है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। तो ये काम भर के रिजिड होते हैं, दे आर हाईली रिजिड, और ये उतने ज्यादा रिजिड नहीं होते, नॉट सो दैट मच रिजिड। जैसे रबर देख लो, कोल देख लो, कोयला देख लो, तो उतना रिजिडनेस नहीं होता है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो काम भर के रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्रॉपर्टी। कट करने पे क्या आएगा? जब शार्प नाइफ से कट करोगे, देखो इसको मैं यहां समझाया हूं, देखो ये देखो क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहां पर एक डायग्राम हमने यहां पर पुट किया है कि अगर हम इसको शार्प नाइफ से कट करें, एक चाकू से कट करें, तो तुमको यहां पर क्या मिलेगा? स्मूथ सरफेस मिलेगा। कट होने के बाद क्या मिलेगा? स्मूथ सरफेस मिलेगा। और इनमें चूंकि पार्टिकल ही इरेगुलर पैटर्न पे अरेंज हैं तो इसको जब कट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इरेगुलर सरफेस मिलेगा।
तो यहां पर जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है कि जब तुम शार्प नाइफ से कट करो तो सरफेस की जो स्मूथनेस है वो कैसी मिले, वो तुमको प्रॉपर स्मूथ मिले कि इरेगुलर मिले। तो देखिए यही डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस क्या है कि इसकी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो क्लीवेज प्रॉपर्टी होता है, जब शार्प नाइफ से कट करते हैं तो हमको क्या मिलता है मेरा प्यारा बच्चा, स्मूथ सरफेस मिलता है। और हमको इसमें क्या मिलता है, हमको इसमें मिलता है इरेगुलर सरफेस मिलता है कट करने पे, जब हम शार्प नाइफ से कट करते हैं। देखिए यहां पर ज्यादा ओवर होशियारी मत करने लगना कि नहीं सर नो डिफरेंस हम क्यों याद करें, क्या पता 3 नंबर का क्वेश्चन आता हो खाली 4 डिफरेंस हम याद कर लें। 2 नंबर या एक ही नंबर में क्वेश्चन आएगा और ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तुम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बेसिस पे एक्सप्लेन करो। इसलिए जितने डिफरेंस है सारे याद करना पड़ेगा, तुम्हारी होशियारी निकल जाएगी अगर क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसा बना देंगे तो। मतलब जब आ रहा है सारे डिफरेंस, इसलिए मैं सारे डिफरेंस याद करा रहा हूं। जहां केवल कुछ ही से काम चल जाएगा, मैं कुछ ही बता दूंगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये वाली भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं एनाइसोट्रॉपिक, और ये जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। इन्हें एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं। चलिए इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर डिफरेंस पे आएंगे। देखो यहां पर मतलब समझाया गया है। पहले तो डिफिनेशन पे अच्छे से फोकस करो कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो देखो आप ऐसे बोलोगे, दो सब्सटेंस, पहले डिफिनेशन लिखना सीखो, दो सब्सटेंस इन विच, ऐसे सब्सटेंस जिनमें, इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑफलाइन में होते थे तो कूट कूट के सुन लेते थे, तुरंत तुरंत बोर्ड मिटाते थे, तुरंत सुन लेते थे, कोई बहाना भी नहीं, अरे सर माइक काम नहीं कर रहा, सर नेटवर्क इशू नहीं है, ज्यादा तनिक 4 बार नाम ले लो तो सीधे गायब ही हो गए। आप फोन करेंगे तो बता देंगे नेटवर्क इशू है। वहां क्या होता था कि तुरंत बोर्ड मिटाया, 4 बार बटन तुरंत सुनाओ डिफिनेशन, तो थोड़ा ध्यान देते थे। तुमको मालूम है कि कूट दिए जाओगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और मैं कोई डिफरेंस भी नहीं, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ मैं, मतलब बच्चे और बच्चियों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता हूँ। मतलब तुम लोग जैसे ऐसे नहीं होता कि बराबर बराबर का अधिकार है, तो जितना बच्चों को मारते उतना बच्चियों को भी कूटते हैं धम धम। तो उससे ये रहता था, लेकिन हाथ से नहीं पीटते थे, डंडे से पीटते थे, बस ये था। लेकिन अब बहुत बच्चे लोग खुश हो रहे होंगे, ठीक है। कभी कभी तुम लोगों ने प्रार्थना की होगी तभी कोरोना आया है। दो सब्सटेंस इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक, डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी etc are same in each direction, are same in each direction. It doesn't matter from which side, from which side, from which side we enter into the crystal, we enter into the crystal. इंटर का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जाना है, ऑब्जर्व करना है। इंटर का मतलब दो सब्सटेंस आर नोन एज, दो सब्सटेंस आर नोन एज, उन्हें हम जानते हैं किस नाम से, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसको मतलब समझाता हूं। देखो यहां पर यह है प्यारा बेटा कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी और ये सब, ये हर तरफ सेम होगा। जैसे तुम यहां देखो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, माना तुम इस तरफ देखो तो इस तरफ प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसा देखने में आ रहा है, इधर प्रॉपर्टी एक जैसी देखने में आएगी। अब ये चीज तुमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप पहले एन आइसोट्रॉपिक को समझो तो आइसोट्रॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। एन आइसोट्रॉपिक की मैं डिफिनेशन बोलूं तो डिफिनेशन तो बिल्कुल सेम हो जाएगी ना, बस यहां पर आर सेम की जगह पर क्या हो जाएगा, नॉट सेम। यहां पर क्या लिखा है, आर सेम, इसकी जगह पर क्या जाएगा, नॉट सेम। तो मैं अगर किसी से डिफिनेशन पूछूं कि तनिक हमको बताओ एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो देख के हमें देख कोई डिफिनेशन बता दो एक लोग। आइसो, तो बताओ डिफिनेशन बेटा थोड़ा एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस की।
डिफिनेशन लिखी है, परेशान होने की क्या जरूरत है, बस जहां आर सेम है वहां नॉट सेम कर देना, देख के बोलना है खाली। नेटवर्क इशू आ रहा तो कोई और बोल दो। हाँ बोलो बेटा। Those substances in which same physical isotopic particle like रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, index, density, electrical conductivity, etc. आर are not Are same same in in each each other. direction. आर नॉट सेम इन ईच डायरेक्शन, इट डजंट मैटर फ्रॉम विच साइड वी इंटर इनटू द Direction. क्रिस्टल। हाँ ठीक, बना ले जाओगे। मतलब जिसमें प्रॉपर्टी हर तरफ सेम ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, तुम लोग यहाँ पर आइसो देखते हो, पहले तो आइसो देखते हो, और आइसो देख के मन में फीलिंग क्या आती है, सर आइसो का मतलब सेम होता, सेम तो होता ही है, तभी तो सेम डिफिनेशन में लिखा था। और सेम से तुम कहां जाते हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे, कि वहां पर भी पार्टिकल सेम तरीके से सर अरेंज होते हैं, तो तुम लोगों को कभी कभी ये लगने लगता है कि क्रिस्टलाइन होते होंगे आइसोट्रॉपिक। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ऐसा ओवर थिंकिंग दिमाग में नहीं लाना है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि सर ने तुमको पहले से ये बात सिखा रखी है कि भले एग्जाम के टाइम तुमको ये फील हो कि यार आइसोट्रॉपिक कहीं क्रिस्टलाइन तो नहीं होते, नहीं होते हैं, उल्टा ही होता है। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब मतलब मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। जैसे हमने सीखा कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जैसे क्रिस्टलाइन का एक एग्जांपल ले लूं मैं, NaCl। NaCl का मतलब कैटायन और एनायन। कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, कुछ ऐसा आ गया। सिमिलरली देखो, कैटायन ले लिया, एनायन साइज बड़ा, कैटायन ले लिया, एनायन ले लिया, कैटायन ले लिया, एनायन ले लिया। फिर यहाँ पर देखो कैटायन हो गया, एनायन। एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। तो हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये कैटायन एनायन बना रहा हूं, ठीक है, ये एनायन है और वो कैटायन है, ठीक। अब तुम अगर इसको देखो, यहां पर अगर माना तुम इस साइड से इंटर करो, तो तुम देखोगे कि जब इंटर करोगे तो एक ही तरीके के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। इधर से एंटर करो तो देखो एक ही तरीके के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े। बुक में कुछ ऐसा ही समझाया गया है, इसीलिए मैंने यही एग्जांपल लेना पसंद किया। लेकिन अगर तुम तीसरी डायरेक्शन से एंटर करो, इस डायरेक्शन से एंटर करो, तो तुमको देखो अलग अलग तरीके के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। कहीं छोटा पार्टिकल, फिर बड़ा आया, फिर छोटा आया सामने, फिर बड़ा आया, फिर छोटा आया, फिर बड़ा आया। हर डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसी वजह से प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आएगा। माना कोई इलेक्ट्रॉन को अगर मूवमेंट करना हो, जैसे मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो यहाँ कम भीड़ है, फिर ज्यादा भीड़, फिर यहाँ पर कम भीड़ है, फिर आगे ज्यादा भीड़। तो इस वजह से ये जो यूनिफॉर्मिटी होती थी किसमें होती थी, क्रिस्टलाइन के अंदर। और उसमें देखो तुमको क्या देखने को मिला है कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है, जिसकी वजह से प्रूफ हो रहा है कि ये क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये याद रखिएगा। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि सर जब इसमें तो पार्टिकल रेगुलर तरीके से अरेंज थे, तब आपने ये बता दिया पैटर्न। लेकिन जो एमॉर्फस होते हैं उसमें तो इरेगुलर ही होते हैं पूरे पूरे। लेकिन उस इरेगुलरिटी में भी यूनिफॉर्मनेस है। मतलब देखो, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, इधर से भी नॉन यूनिफॉर्म है, इधर से भी नॉन यूनिफॉर्म है, इधर से भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म में भी सिमेट्री दिख रही है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन थे उसमें एक तरफ तो पार्टिकल दो ग्रीन ग्रीन आ रहे थे, इधर पार्टिकल अलग अलग हो गए। कभी भी बोर्ड में आपसे रीजन नहीं पूछा गया है आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक का बताओ, लेकिन मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब क्या है। क्रिस्टलाइन के अंदर जो यूनिफॉर्मनेस थी उसमें अचानक बदलाव होने के कारण हम ये डिसाइड कर देते हैं या ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग है। लेकिन वहीं पे अगर तुम ये बात करो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस के बारे में, तो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस में हर डायरेक्शन में भी नॉन यूनिफॉर्मनेस है, तो एक तरीके से सिमेट्री दिख रही है। आप सीधे मुद्दे पे आओ, आपसे पूछे कि आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो क्या कहोगे कि दो सब्सटेंस जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो सेम हो हर डायरेक्शन में, फर्क नहीं पड़े कि तुम किस डायरेक्शन से इंटर कर रहे हो क्रिस्टल के अंदर, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो क्रिस्टल को, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एक बार रुक के डिफिनेशन पे ध्यान से देखना, पूछा क्या गया है, क्या आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस पूछा गया है कि पूछा गया है आइसोट्रॉपी क्या होता है। अगर आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस पूछा गया तो यहीं तक खत्म है। लेकिन अगर आइसोट्रॉपी पूछा गया तो क्या बोलोगे, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये जो प्रॉपर्टी होती है प्यारा बच्चा सब्सटेंस की, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज, इसे हम जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, आइसोट्रॉपी के नाम से जानते हैं।
सब्सटेंस को कहते हैं आइसोट्रोपिक और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक होता है ना, और क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपिक और अमॉर्फस आइसोट्रोपिक, बिल्कुल सही। अब ये चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी, एक बार ये चार्ट देख लो पूरा का पूरा, अभी सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने डेफिनेशन में तो क्रिस्टल वर्ड यूज किया है, कहाँ पे? तो यहाँ पे फ्रॉम विच साइड वी एंटर इनटू द क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब वो जनरली सब्सटेंस ही बोलना चाह रहे हैं। फ्रॉम विच साइड वी इंटर इनटू द सब्सटेंस या क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पर सॉलिड ही है एक तरीके से। क्रिस्टल का मतलब वो भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म ये सब है, तो चाहे तो क्रिस्टल वर्ड हटा के सब्सटेंस ही लिखो, ज्यादा अच्छा है अगर कंफ्यूज हो रहे हो। सर लैटिस कैसा रहेगा? क्या बोले बेटा? लैटिस कैसा रहेगा सर? लैटिस एक अलग चीज होता है। लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट, तो मैं नहीं चाहूंगा कि लैटिस वर्ड यूज करूं। लैटिस अभी जब आगे अगला लेक्चर देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लैटिस के लिए मना कर रहा हूँ वर्ड के लिए, ठीक है। आप सीधे सब्सटेंस बोलो। हाँ सर इसमें ये जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका क्या रिलेशन है इसमें यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, हर फिजिकल प्रॉपर्टी का तो भले ना रिलेशन हो, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का जरूर रिलेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अभी मैंने तुमको क्या बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना पार्टिकल का अरेंजमेंट की बेसिस पे ही तो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल छोटे छोटे टाइप वाले हैं तो जल्दी से बगल से आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, बड़े बड़े पार्टिकल आएंगे तो भीड़ भाड़ दिख महसूस होगी उसको, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस होगा। तो रेजिस्टेंस भी तो एक प्रॉपर्टी हुई। तो मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सॉलिड के पार्टिकल पे जरूर डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा सम फिजिकल प्रॉपर्टी, शायद डेफिनेशन में यही लिखा होगा, देखो सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब। अब जैसे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, बीच में गैप ज्यादा है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो ज्यादा डेंस ना हो, तो ये कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस पे जल्दी आ जाओ सभी लोग, जल्दी से याद करो, क्योंकि मैं जब पेज पलटूंगा तो आप लोगों से ये डिफरेंस पूछूंगा मैं, ठीक है। मेहनत करो, आसान है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत कठिन काम है, पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, नंबर भी लाते हैं। और आज से आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए बेटा बोला नहीं जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि जो कैमरा नहीं ऑन करेगा वो एक बात ये समझ लीजिए कि मुझे बार बार बोलना ना पड़े, क्योंकि मुझे एक बार डिसाइड होने लगेगा, और जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब अगर आप आए हो तो क्वेश्चन कुछ करोगे भी क्या, छोड़ो। तो कैमरा ऑन भले ना करो, लेकिन क्वेश्चन में पूछना मत, क्वेश्चन मत पूछना, मुझे मैसेज मत करना सर ये समझ में नहीं आया है, या बुकलेट हमको सर दे दीजिए, ये सब दे दीजिए, हम जानते ही नहीं आपको। जब शक्ल नहीं देख रहे हैं तो हम क्यों जाने तुमको भाई। आप कहोगे सर फीस दिए हैं, जानोगे कैसे नहीं, केस कर देंगे, भाई केस करो जाके, हम जानते नहीं है। सर कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब जिसके साथ नेटवर्क इशू है। सर ये वाईफाई चल नहीं रहा इसलिए आज कैमरा ऑन ऑफ हाँ किए हाँ हैं। बेटा, हम उसको कहीं ना कहीं चलवा देंगे, ठीक है। चल, तो आज मत पूछना, जिस दिन कैमरा ऑन है उस दिन पूछना, ठीक। चलो अब ध्यान दो। अब यहां तक की चीजें लगभग लगभग समझ में आ गई होंगी, कोई बहुत कठिन चीज नहीं बताया, मैं शुरू से आता हूं। देखो, सॉलिड जनरली होते हैं, मैटर की एक स्टेट होती है। सॉलिड में जो आप बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि सॉलिड का मास, वॉल्यूम, ये सब फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं स्ट्रांग होते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होती है। जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल होते हैं वो हल्का हल्का ऑसिलेट करते रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है जनरली। सॉलिड जो होते हैं ये बेसिकली दो तरीके से अरेंज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल अरेंज कैसे हैं, अगर रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर इरेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो अमॉर्फस सब्सटेंस। यहां पर डिफरेंस बताया गया। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते थे उनमें कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रेगुलर है, उसमें इरेगुलर है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक होते हैं, अमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन को जब कट करते हैं शार्प नाइफ से तो स्मूथ सरफेस मिलता है, उसमें इरेगुलर सरफेस मिलता है। ये रिजिड होते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। आपकी बुकलेट जो दी गई है, मैं सेम टू सेम बुकलेट को ही यहां पर हमेशा पीपीटी में एक्सप्लेन करता हूं। मतलब अगर कई बच्चों को लगता है कि हमारे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो तुम अगर देखोगे तो मैं बुकलेट की ही सेम डिफिनेशन उठा के यहाँ पर रखता हूँ, बुकलेट का ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सब कुछ। तो अगर आप बुकलेट सर एक बार पढ़ोगे, फिर से बुकलेट भेज दीजिएगा। हाँ मैं फिर से बुकलेट भेज दूंगा बेटा, ठीक। आप बोलते रहिएगा, मैं घर पे भी दे जाऊंगा, जितनी बार कहोगे अपने उतनी बार आ जाएंगे, ठीक है। अगली बार कहना कि हमारे घर पे सर बुकलेट दे जाइए और बीच में डांस दिखा के भी जाइए, ठीक है।
वहीं हमारे गेट पे सर नाच के दिखाइए और हम नाच के भी सर दिखाते सेंटर हैं। पे कब मिलेगा? हाँ, अच्छा, जनता की डिमांड पे जसवाल सर नाचते हुए। सर हाँ, सेंटर पे कब मिलेगा बुकलेट? अच्छा, हम सोचा करो सर सेंटर कब नाचेंगे। सेंटर बेटा बुकलेट जब सेंटर खुलेगा। उम्मीद कर रहे हैं शायद गवर्नमेंट भी ऑर्डर देने वाली होगी शायद, जितना लग तो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब 15 मिनट का कंटेंट बचा है, फिर आप लोग फ्री हो, फिर जाओ, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक में बहुत ज्यादा लेंदी नहीं ले जाऊंगा, 1 घंटे ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। सर हाँ समझो, बताओ। सर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फिस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम्म, बिल्कुल कह सकते हो, एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होने के कारण कहीं ना कहीं जैसे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है। हाँ ये कह सकते हो, लेकिन अब मे भी हो सकता है कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो मुझे तो अभी याद नहीं, तो मैं 100% मोहर नहीं लगा सकता हूँ आपके सेंटेंस पे। मैं कह दूँ नहीं हाँ होते ही होते हैं, और फिर कहीं निकल आए तो कहोगे अरे ये हमको बेवकूफ बना दिए, तो हमें गाली थोड़ी सुननी है। सर तो डायमंड, मतलब इन जनरली पता नहीं, इन जनरली में तुम्हारा जो सोच रहे हो सही है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते ओके सर। हैं। नेक्स्ट जो है मेरा बच्चा, देखो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को और भी हम 4 तरीके से बांटते हैं। आपको मालूम है कि भैया क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच, क्रिस्टलाइन छोड़ो, मैं क्रिस्टलाइन क्यों बोला हूं, बार बार भूल जा रहा हूं, सॉलिड बोलो चाहे, यहां पे तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप बोले गए हैं, लेकिन अगर केवल सॉलिड बोलना चाहो तो केवल सॉलिड भी बोल सकते हो। अब सॉलिड के जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं, इनके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये अलग अलग तरीके के लगते हैं। आप जानते हो किसी में मेल्टालिक बॉन्ड लगता है, किसी में कोवेलेंट बॉन्ड लगता है, भाई क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक था, किसी में वंडरवॉल फोर्स लगता है। तो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, इस बेसिस पे हम सॉलिड को 4 हिस्सों में बांटते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, सॉरी ये मेटालिक सॉलिड, ऊपर मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिससे थोड़ा आपको आइडिया लगे। आयनिक सॉलिड जिसमें आयंस होते हैं, जैसे Na+Ca- कैटायन एनायन होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे आइस एक तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड तुम ले सकते हो उसको। तो जो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बना हो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जो मेटल के से बना हो, मेटल एटम से, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो मेटल से मिलकर बना हो, वो मेटालिक सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे डायमंड, तुम लोगों ने 9-10 में डायग्राम देखा होगा कि कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड से ही डायमंड बनता था, पूरा स्ट्रक्चर डायमंड और ग्रेफाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हम सॉलिड को 4 हिस्सों में बांटते हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। कई किताबों में इसको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है, लेकिन मैं आपको 100% आश्वासन देना चाहूंगा कि आप अगर ये टेबल प्रॉपर तरीके से सीखते हो तो आपको कोई खास परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, आप आराम से समझ जाओगे। टेबल में कुछ चीजें हाइड हो रही हैं, तो मैं एक काम कर देता हूं कि मैं खुद को यहां से गायब करता हूं, जिससे आपको थोड़ा टेबल दिखे। देखिए अब टेबल आपको प्रॉपर दिख रहे होंगे। चलिए अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो इस टेबल पे थोड़ा ध्यान देना, टेबल पे ही प्रॉपर फोकस करना, उसी में ही सारी चीज छिपी हुई है। अगर तुम टेबल को डिफरेंस के बेसिस पे समझ लो ना, तो आपका मान चलो एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है और इसी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। सबसे पहले हमने अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पे सॉलिड को 4 हिस्सों में बांटा, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। नाम से ही पता चला है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल कौन होंगे। कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का मतलब किससे मिलकर बना हो, तो बताने की क्या जरूरत है भाई। अगर आयनिक सॉलिड है तो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होगा, सीधी चीज है। अगर कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट सॉलिड एटम के बीच में लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड एटम के बीच में लगता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है मॉलिक्यूल से बनता है। वंडरवॉल फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में लगता था, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और मेटालिक सॉलिड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। क्लास 11 में सिखाया गया है कि कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको ये बात सिखाई गई थी। देखिए कि अगर माना ये एक मेटल है तो इसकी जो इनर सेल है, आउटर को छोड़ दो अगर, तो अंदर वाले हिस्से को कर्नल्स बोलते थे, अंदर वाले हिस्से को कर्नल्स बोलते थे, और बाहर वाले को हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बगल वाले में भी अंदर कर्नल होगा और बाहर वाला एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मैं पूरी थ्योरी नहीं सिखा रहा हूं अभी आएगा मेटालिक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा। तो कर्नल्स जो होते थे उसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते थे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी से मेटालिक बॉन्ड बनता था। मैं केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉपर सिखाया था मेटालिक बॉन्डिंग।
फिलहाल अगर जिसको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं क्लियर हो मुझे बताइएगा, मैं लेक्चर भेज दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। कोलेंट मतलब बॉन्डिंग का टॉपिक मेरे पास वो है रिकॉर्डेड। तो ये कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। शायद यही रीजन है कि इसके जो कंस्टिट्यूटिंग हिस्से लिए गए हैं, देखो वो पॉजिटिव कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन फोर्स कौन सी बड़ी बात है, कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी कूलम फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये एटम है, कोवेलेंट सॉलिड है, तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा एटम के बीच में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वंडरवॉल फोर्स लगते हैं। अब वंडरवॉल फोर्स में कई आते थे, मैं बता दूं तुमको, क्लास 11 में चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर। वंडरवॉल फोर्स में डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम लंडन फोर्सेस भी बोलते थे, डिस्पर्सन फोर्सेस आते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी में आ जाता है। तो मतलब एक तरीके से वंडरवॉल फोर्स कह सकते हो, ओवरऑल क्या कह सकते हो, वंडरवॉल फोर्स। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन द कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दो चीजें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, आयनिक सॉलिड कैटायन एनायन से बना होगा, कोवेलेंट सॉलिड एटम से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से, और मेटालिक सॉलिड कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधी सी चीज है, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम वाला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कोवेलेंट मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग, और मॉलिक्यूलर में वंडरवॉल फोर्स। एक बात मैं तुमको बता दूं, जब फोर्स स्ट्रांग होता है, समझ लेना ये नॉर्मल नियम है, जब फोर्स स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। यहां पर ध्यान दो, फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या है, वेरी हाई। आपको मालूम है कि कूलम फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वेरी हाई, कोवेलेंट भी स्ट्रांग होता है इसीलिए देखो हाई, आयनिक से थोड़ा कम होता है इसलिए हाई, इसमें वेरी हाई था, और मेटालिक भी स्ट्रांग ही होता है इसीलिए देखो हाई लिखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं और आपको मालूम भी होगा, बताना क्या, कि जो ये वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ये वंडरवॉल फोर्स जो होते थे वो वीक होते थे, ये वीक होते हैं इसी वजह से देखो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है देखो ये क्या है, लो लिया गया है, उसी से उनका नेचर भी निकल के आ जाएगा। अब नेचर का क्या मतलब है, नेचर का मतलब है कि भाई अगर अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग है तो ये भी हार्ड होगा, ये भी हार्ड है क्योंकि स्ट्रांग है अट्रैक्शन फोर्स, ये भी हार्ड है, लेकिन ये सॉफ्ट होगा। क्यों सॉफ्ट होगा, क्योंकि कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था दैट इज वंडरवॉल फोर्स, वो वीक था, इसीलिए मेरा प्यारा बच्चा तुम क्या देख रहे हो कि ये सॉफ्ट नेचर का है, ठीक है जी। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये पता होंगी कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये हार्ड एंड ब्रिटल भी होते हैं, ये हार्ड के साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं। कोई बताना चाहेगा ब्रिटल का मतलब क्या होता था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। पीहू बताओ ब्रिटल का क्या मतलब होता था, पीहू या रामकृष्ण अविका। जो टूट सर विच कैन ब्रेक इजीली, जो टूट के टुकड़े में हो जाए। हाँ मतलब अगर उस पर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए या फिर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पीसेस में बिखर जाए, सीट में ना कन्वर्ट हो। मैलिबिलिटी का रिवर्स, मैलिबिलिटी का उल्टा होता है। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। लेकिन जो मेटल होते थे, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेटल हार्ड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब अगर तुम चोट पहुंचाओगे तो सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तुम देखते हो कि गोल्ड की बहुत सारी सीट मिलती है तुमको, और सिल्वर की सीटें तुमको मिल जाती हैं मिठाई उठाई के ऊपर, तो थिन सीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मैलिबिलिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपसे ऐसे पूछेगा कि एक ऐसे सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो और वो ब्रिटल नेचर का हो, तो क्या लिखोगे, आयनिक सॉलिड। एक वन वर्ड का आंसर है। तो इसीलिए मैं टेबल की फॉर्म में आपको सिखाया हूं क्योंकि इसमें वन वर्ड क्वेश्चन ही बनता है, और ये मोर देन सफिशिएंट है टेबल, अगर याद कर लिए। यही सेम टू सेम टेबल आपको नोट्स और बुकलेट में मिलेगा, तो नोट डाउन करने का कोई भी आपको टेंशन नहीं है। जो स्टडी मटेरियल है उसमें सेम, मैं स्टडी मटेरियल को ही यहाँ पर पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, उसी में बस थोड़ा बहुत डायग्राम वायग्राम भले ऐड कर दूं। मैं कोशिश करता हूं कि बेटा यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, अनुष्का यहाँ पर ध्यान दो, दाना निकालो, नेक्स्ट ध्यान दो। अब आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सर हाँ सर, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने बताया जैसे जनरली सॉफ्ट होते हैं, तो सर आइस तो सर वैसे हार्ड होगा। हाँ, आइस तो जनरली हार्ड होता है बट ड्यू टू एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात तुमको पता होगा कि जो नॉर्मल वंडरवॉल फोर्स हैं जैसे डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वंडरवॉल फोर्स के अंडर में आता है, लेकिन इन सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, शायद ये तुमने सुना हो कभी। यस सर। तो इस वजह से उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे ध्यान दो।
आपको मालूम है कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तभी शो होती है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो फ्री आयंस हो। आयनिक सॉलिड की बात करें, 10th की प्रॉपर्टी है, कोई नई चीज नहीं सीख रहे हो, 10th में ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। क्यों सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं? क्या सॉलिड में आयन नहीं होते हैं? सर ये सॉलिड अगर आयनिक सॉलिड है तो क्या आयन नहीं है? बिल्कुल है आयन। सर मोबाइल आयंस नहीं है। आयन फ्री नहीं मूवमेंट करने के लिए, मतलब वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो जो जनरली सॉलिड स्टेट में अगर तुम किसी नमक रख दो और नमक का एक टुकड़ा है, अब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करो तो कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयन तो है लेकिन वो आयन फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए। इसीलिए जब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते थे तो पानी में जाके वो फ्री आयन में टूट जाता था। इसीलिए देखो रीजन लिखा है कि ये जब मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं सॉलिड स्टेट, ये आयनिक सॉलिड। अब यहीं पे देखो कोलेंट, कोलेंट के अंदर भी क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना, कौन? ग्रेफाइट, क्योंकि एक नंबर में सीधे पूछ ले ऐसे कोलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताओ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करे, तो ग्रेफाइट। रीजन मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, वैसे देख लो आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि ग्रेफाइट की सीट कुछ ऐसे होती थी, इस तरीके से सीट वंडरवाल फोर्स से बंधी होती थी। इसमें तुम किसी एक कार्बन को देखो तो एक कार्बन देखोगे 3 तरफ से जुड़ा हुआ है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। डायमंड के चारों बॉन्ड किस थ्रू जुड़े होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ग्रेफाइट एक्सेप्शनली ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो कंडक्टिविटी शो करता है जिसके अंदर एक्सेप्शनली फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेप्शन भी याद रखो। मॉलिक्यूलर सॉलिड भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो आयन होते हैं, इसलिए इंसुलेटर होता है। मेटालिक सॉलिड नाम ही है मेटल, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही होते, तुमको भी पता है। तो ये कंडक्टर्स है, चाहे वो सॉलिड की बात करो चाहे मॉल्टन की बात करो, दोनों में कंडक्टिविटी शो करेगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो भी कहीं ना कहीं अभी तुम थोड़ी देर पहले देखे थे कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा लगेगी। मेल्टिंग पॉइंट, भाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए ही जो हीट चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया और वहां तक पहुंचने के लिए जो हीट चाहिए, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ज्यादा हीट चाहिए होगी। इनमें भी हाई हाई हो जाएगा, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो कम ही हीट लगेगी। और कुछ एग्जाम्पल देखो यहां पर दिए गए हैं। अब मैं एग्जाम्पल पे आता हूं, थोड़ा यहां समझो, ये लास्ट पे थोड़ा ध्यान दे लो फिर आप लोग फ्री हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मेरा प्यारा बेटा, तो देखो एग्जाम्पल आता नहीं है लेकिन आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन हैं। रेफरेंस में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि पहचानो भैया इनमें से कौन आयनिक सॉलिड है कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब कितने के एग्जाम्पल याद करके जाओगे? तो एक थोड़ा शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट का मतलब काम चलाने भर का। आयनिक सॉलिड जनरली तुमको पता चल जाएगा, जैसे KBr, NaBr, NaCl, वो आइडिया खुद ही लग जाएगा। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो एक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, सोडियम सल्फेट, वो आइडिया लग जाता है कि आयनिक है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, कोवेलेंट में जब आओगे तो कोवेलेंट में कुछ के तो आइडिया लग जाएंगे, लेकिन मैं तुमको बता दूं कार्बन एंड सिलिकॉन, इनके कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट होते हैं, ये ध्यान रखो। इनमें तो कोई डाउट ही नहीं, कोवेलेंट ही रहते हैं। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड ऐसा कोई लिख के आ गया, अब सिलिकॉन कार्बाइड लिख के आ गया, तुमको नहीं याद आ रहा है तो मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर ने कहा था सिलिकॉन के कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट, तो सीधे उस पर टिक कर दो कोवेलेंट पे। मतलब सारे एग्जांपल ना याद करो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखो कि सिलिकॉन और कार्बन के कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे इनमें तुम किसको याद रखो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो ज्यादातर गैस होती है, जैसे नोबल गैस, अगर नोबल गैस को कोई एग्जांपल लिखा है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही ले आना। हीलियम, नियॉन ऐसे करके कोई एग्जांपल लिखा है तो उसको मॉलिक्यूलर में ही ले आना। और मेटालिक सॉलिड मुझे याद कराने की जरूरत नहीं, तो मेटल तुमको वैसे ही याद है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब याद ही है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में आइडिया रखो कि कौन कोवेलेंट है कौन मेटालिक है कौन आयनिक है, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ये टेबल तुमने देख लिया, तुमने सारी चीजें समझ लिया। मैं एक बार रिवीजन कराता हूं फिर आप लोग जाइए, अटेंडेंस ले लेता हूं। सॉलिड जनरली अगर 2 तरीके से बांटे गए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है तो क्रिस्टलाइन, इर्रेगुलर पैटर्न पे है तो एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड, एमॉर्फस को बोलते हैं सूडो सॉलिड, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूअस हीटिंग के बाद। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर डायरेक्शन में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। किस डायरेक्शन से इंटर कर रहे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। सुपरकूल लिक्विड क्यों कहते हैं हमने ये भी समझाया। सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं? क्लीवेज प्रॉपर्टी, शार्प नाइफ से कट करोगे तो स्मूथ सरफेस मिलेगा क्रिस्टलाइन के अंदर, और एमॉर्फस के अंदर इरेगुलर सरफेस मिलेगा। आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, सब्सटेंस और
टॉपिक का मतलब कि प्रॉपर्टी को कहते हैं, और ये उनके अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पे कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल के उस बेसिस पे 4 हिस्सों में बांटा गया, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। टेबल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई खास परेशानी नहीं होगी।